नमस्कार। यदि आप बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान हैं, आपका पेट एक बार में यदि साफ नहीं होता है या फिर लंबे समय से आप गैस की समस्या से जूझ रहे हैं या आपको बहुत लंबे समय से एसिडिटी की समस्या बनी हुई है, यदि इन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो एक बहुत अच्छा उपचार आपके लिए ही है। उपचार का नाम है एनिमा। एनिमा पुराने समय में लोग जल बस्ती के रूप में लिया करते थे। जल बस्ती जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा में शुद्धि की क्रियाओं के अंतर्गत रखी जाने वाली एक क्रिया है। शुद्धि क्रियाएं जो है शरीर की शुद्धि के लिए, शोधन के लिए बहुत पुरानी एक कहावत थी, नहाए धोएं क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। अगर आपके अंदर के सिस्टम में मैल भरा हुआ है तो आप बालों को रगड़ रगड़ के धोते रहिए, आप त्वचा को रगड़ रगड़ के धोते रहिए, आपकी त्वचा और बाल आपके सही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर दिखेगा। अगर अंदर गंदगी जमा ज्यादा हो रही है तो आप लीपापोती करने से थोड़ा बहुत दबा जरूर सकते हैं चीजों को, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। तो बस्ती जो है, पंचकर्म में बस्ती होती है, उसमें भी ऑयल बस्ती जो के नाम से दी जाती है। तेल या फिर मेडिकेटेड काढ़े जो होते हैं उनको पानी में उबाल करके हल्का गुनगुना रहने पर उनको एनस से डाला जाता है अंदर और उससे पेट की सफाई करवाने का उद्देश्य रखा जाता है। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का प्रोसेस जो है ये 60 क्रियाओं में एक क्रिया बस्ती हुआ करती है। धौती 60 क्रियाएं मतलब 6 क्लींजिंग क्रियाएं, धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो ये जो बस्ती क्रिया है ये 2 प्रकार की होती थी, जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती के अंतर्गत एनिमा रखा जाता है और एनिमा जल बस्ती के अंतर्गत रखा जाता था। तो पहले के जमाने में एनिमा कैसे करते थे? पहले के जमाने में इसको एनिमा नहीं कहा जाता था, जल बस्ती कहा जाता था। और किस तरीके से उसका उपयोग होता था? जलाशय में योगी जाते थे, योगी ऋषि महर्षि जो हुआ करते थे वो जलाशय में जाते थे और एक पिथ होती है केले की जो स्टेम होती है, केले का जो तना है, उस तने को अगर हम छील देते हैं तो भीतर जाके एक पतला सा पाइप निकलता है, नरम सा, उसको बनाना स्टेम बोलते हैं, बनाना स्टेम। केले की पिथ का स्टेम जो होता है उसको हम, जो आजकल इस तरीके के रबर के पाइप आने लग गए हैं जिसको एनिमा कैथेटर बोला जाता है, एनिमा कैथेटर, इसको एनिमा के लिए उपयोग में लेते हैं। पहले ऐसा तो पाइप नहीं हुआ करता था, अब इसकी एब्सेंस में केले की पिथ का यूज किया जाता था। तो ऋषि महर्षि केले की पिथ ले जा करके जलाशय में जाते थे और जब जलाशय में जाते थे तो केले की पिथ का एक हिस्सा एनस से होते हुए वो अपनी बड़ी आंत की तरफ इंसर्ट कर लेते थे और जलाशय में से पानी को खींच करके ऊपर लेके आते थे, आंतों में भरते थे, वैक्यूम क्रिएट करके पानी को बाहर से अंदर की तरफ भर लेते थे और उसके बाद फिर नौली की क्रिया करके उस पानी को बाहर निकाल देते थे। इसको जल बस्ती बोला जाता था। अब हमारी आंतों में इतनी शक्ति कहाँ रह गई है कि हम बाहर से एनस से कुछ खींच लें। हमारे तो आंतों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आंत में भरी हुई गैस भी एनस से पास हो जाया करे, उसको भी जोर लगा के बहुत सारे लोगों को पास करना पड़ता है। या फिर आंतों में भरे हुए मल को, भरे हुए मल को बाहर निकाल दें, बाहर से अंदर की तरफ खींचने के लिए तो बहुत शक्ति की आवश्यकता है। जो आंतों में भरा हुआ है उसी को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं आंतें। या फिर सॉलिड की बात छोड़ दीजिए, आंतों में भरी हुई गैस को ही आंतें अपने आप बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, उसमें भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। और वो लगता हुआ जोर, या आप मान लीजिए जिनके पेट में गैस बनती है और गैस जिनकी बाया एनस रिलीज होती रहती है, उनको अगर जोर लगा के गैस रिलीज करने की आदत हो गई है तो उनके सिर में दर्द जरूर रहता होगा, क्योंकि पेट पे जोर लगाया गैस को नीचे की तरफ से पास कराने के लिए। जब पेट पे आप जोर लगाते हो तो आपका पेट दबता है, फेफड़े दबते हैं, ऊपर की तरफ भी प्रेशर जाता है, तो सेरेब्रल कंजेशन ज्यादा होता है, उसकी वजह से सिर में दर्द ज्यादा ही होगा।
आप ये तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों को बहुत जोर से बोलने की आदत होती है, चीख चीख के जो लोग बोलते हैं, उनके भी सिर में दर्द होने का रीजन यही है कि पेट दबता रहता है, लगातार ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ता रहता है और दर्द जरूर हो जाता है। ठीक है, तो अनिमा, अब अनिमा में मूल रूप से किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले अनिमा का मतलब क्या है? अनिमा एक शुद्धि करवाने का प्रोसेस है। एनिमा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो एनिमा का पॉट होता है। एनिमा का पॉट इस तरीके का एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें ये पाइप है, इस पाइप में इस तरीके का पूरा एक सेट आता है। यहां से रबर का पाइप है ये, जो एलोंगेट करेगा इसको हम 3-3.5 फीट की हाइट पे ऊपर लगाते हैं और यहां से ये वाला पाइप कनेक्ट करके इधर से नीचे की तरफ ले जाते हैं। और इस वाले पाइप के एंड में ये एनिमा का कैथेटर जो है, ये एनिमा का कैथेटर इस वाले पाइप के एंड में इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और अब ये कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है एनस में। अब हम इसमें जो भी भरेंगे वो यहां से होते हुए, इस पाइप से होते हुए, इस कैथेटर से होते हुए आंत में जाना चालू हो जाएगा, बड़ी आंत में जाना चालू हो जाएगा। और बड़ी आंत के लास्ट वाले पार्ट में, जिसको बोला जाता है एनस, से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से सिग्मोइड कोलोन में, और उसके बाद फिर जो डिसेंडिंग कोलोन है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसमें पानी भरना चालू हो जाता है। अब देखते हैं हम कि ये एनिमा जो है ये किस तरीके से काम करता है और एनिमा के फायदे क्या क्या हैं। तो एनिमा के लिए एक तो इस डब्बे की जरूरत होती है, एनिमा पॉट। ये आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, एनिमा सेल्फ एनिमा कैन के नाम से मिल जाता है। एक इस एनिमा के रबर के कैथेटर की जरूरत होती है, तो ये भी सर्जिकल की मेडिकल शॉप्स पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो हम भरते हैं, जिससे एनिमा हमें लेना है, हम सादा पानी भर सकते हैं, हम ठंडा पानी भर सकते हैं, हम नीम के पत्तों का उबाला हुआ पानी भर सकते हैं गुनगुना जब रह जाए तब, या फिर हम नींबू वाला पानी भर सकते हैं, या फिर हम छाछ भर सकते हैं, या फिर हम शहद वाला पानी भर सकते हैं, या अगर हमें जैसे 10 मूल क्वाथ का एनिमा देना है, 10 मूल क्वाथ जो होता है आयुर्वेद में, उसका एनिमा देना है, तो उसका काढ़ा 10 मूल का बना करके हम इसमें भर सकते हैं। और जो हम इसमें भरेंगे वही यहां से होते हुए हम हाथ में चढ़ाएंगे। अब ये जो सारी चीजें आपको बताई थी, इन चीजों का उपयोग किन किन रोगों में होता है। छाछ का एनिमा किन रोगों में फायदेमंद है, गौमूत्र के पानी का एनिमा किन रोगों में फायदेमंद है, शहद के पानी का एनिमा किन रोगों में फायदेमंद है, ये हम लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनिमा का फायदा क्या, कैसे होता है। एनिमा में हमने क्या किया, एनिमा के प्रिपरेशन कर ली। प्रिपरेशन में हमने सबसे पहले 3 प्रकार के प्रिपरेशन होंगे, एक प्री ऑपरेटिव, एक ऑपरेटिव और एक पोस्ट ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है एनिमा लेने के पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले जिस पानी से हमें एनिमा लेना है उस पानी को तैयार करना है। ये डब्बा बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पाइप में से पानी एक बार निकाल दिया जाए। हो सकता है जैसे जो एनिमा लेते हैं, पाइप में पानी अगर रह गया है, 7 दिन 8 दिन पुराना पानी है, तो पाइप में से वो पानी पहले इस पाइप के होते हुए एनस में जाएगा, वो नुकसान कर सकता है। इसलिए इसकी पूरी थॉरोली क्लीनिंग कर ली जाए इस पाइप की और इस डब्बे की। उसके बाद ये जो पाइप है, इस पाइप को भी अगर आप लेके आते हो तो आप एक बार इससे कनेक्ट करके पानी को इस पाइप से निकाल दीजिए। इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी निकलना चालू होगा, तो पानी एक बार निकाल दीजिए ताकि इस पाइप में भी अगर कोई चीज है तो वो सारी गंदगी धुलाई हो जाएगी इस पाइप की भी। ये तो हो जाएगा प्री ऑपरेटिव प्रोसेस में जिस चीज से हमें एनिमा लेना है उसकी तैयारी। अब बारी आती है कि जिस पेशेंट को हमें एनिमा देना है, जिस व्यक्ति को हमें एनिमा देना है, उसकी तैयारी। तो उसके लिए एनिमा के लिए मूल रूप से एक तैयारी बहुत विशेष होती है। एनिमा के पहले अगर पेट का गर्म ठंडा सेक और मिट्टी की पट्टी कर ली जाए तो एनिमा का असर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप डायरेक्ट एनिमा ले रहे हैं या फिर पेट का गर्म ठंडा सेक, उसके बाद मिट्टी की पट्टी करने के बाद एनिमा ले रहे हैं। पेट के गर्म ठंडे सेक का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, मिट्टी की पट्टी का वीडियो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो पहले पेट का गर्म ठंडा सेक किस तरीके से करते हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी लगभग आधे घंटे के लिए कैसे बनाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, वो आप देख लेंगे।
और उसके बाद अगर ये एनिमा ले रहे हैं तो पेशेंट की हमें ये प्रिपरेशन करनी है, उसको पहले पेट का गर्म ठंडा सेक, उसके बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी और उसके बाद एनिमा। मिट्टी की पट्टी कब देंगे? अगर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम की समस्या नहीं है तो पेट पर मिट्टी की पट्टी दी जाएगी, बाकी गर्म ठंडा सेक हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बारी आती है हमारी कि हमारी तैयारी हो, मरीज की तैयारी हो गई और जिससे एनिमा देना था उसकी तैयारी हो गई। अब हम मरीज को लिटाएंगे। मरीज को लिटाएंगे तो एनिमा लेते समय विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है कि एनिमा का पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तभी तो हो पाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ तो ऋषि खींच पाते थे, महर्षि खींच पाते थे, योगी खींच पाते थे। अब हम तो नीचे से ऊपर की तरफ तो पानी खींच नहीं पाएंगे, हाथों में शक्ति नहीं है इतनी। तो फिर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ऊपर से नीचे की तरफ तो चीजें सारी ही चलती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डब्बे को ऊपर रखना पड़ेगा। 3-3.5 फीट के आसपास आप इस डब्बे को ऊपर करेंगे जहां आप लेटे हुए हैं उस जगह से। ठीक है, अब आपको जब ये 3-3.5 फीट ऊपर हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये पानी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ अपने आप ही आ रहा है। अब ये पानी अपने आप तो आ गया। अब हमने एनएस से कनेक्ट किया था ये वाला पाइप। अब मान लीजिए कि इस वाले पाइप से पानी एनएस की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा पानी बहुत आराम से एनएस से होते हुए, रेक्टम से होते हुए, सिग्मोइड कोलोन से होते हुए डिसेंडिंग कोलोन में ऊपर की तरफ चढ़े। अब हम बैठे अगर हैं तो हमारा डिसेंडिंग कोलोन क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ पानी चढ़ेगा कैसे? बैठी की अवस्था में अगर एनिमा लेंगे तो नहीं चढ़ेगा। फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो डिसेंडिंग कोलोन का नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर हो जाए और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्लैंटिंग पोजीशन में लेटना पड़ेगा। मतलब हमारा जो हिप है वो ऊपर होंगे और हेड जो है वो नीचे होगा। अगर हिप ये और हेड यहां आ जाएगा तो फिर ये मान लीजिए कि आपका डायसेप्टिक ट्रैक्ट पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब एनएस, फिर रेक्टम, फिर सिग्मोइड कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन जो है वो इस तरीके से पानी उसमें ऊपर से जो है नीचे की तरफ चलना चालू होगा। मतलब डिसेंडिंग कोलोन के डिस्टल पार्ट से पानी जो है प्रॉक्सिमल पार्ट तक चलना चालू हो जाएगा। तो डिसेंडिंग कोलोन तक पानी इजीली पहुंच जाएगा। उसके लिए हमें हिप अप, हेड डाउन की पोजीशन में रहना पड़ेगा। अब हिप अप, हेड डाउन की पोजीशंस जो है वो 2-3 तरीके की पोजीशन होती है। एक तो नी टू चेस्ट पोजीशन होती है, ये आप एक बार देख सकते हैं। नी टू चेस्ट का मतलब है आप अपना जो सीना है ये जमीन पर लगा लेंगे और घुटनों के बल आप बैठ करके आगे झुक के, जो शशांक आसन का पोज होता है उसमें भी एनिमा किया जा सकता है। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में लोग अगर मान लीजिए शशांक आसन की अवस्था में नहीं जा पाते हैं तो उनको लेफ्ट लेटरल पोज में लेट करके जो राइट लेग है आपका वो आपका थोड़ा आगे की तरफ करके फिर आप इस एनिमा के कैथेटर को इजीली एनएस से इंसर्ट करके फिर आपका जो टेबल है या जहां आप लेटे हैं वो कुछ स्लैंटिंग में होना चाहिए, जिससे आपके हिप अप और हेड डाउन वाली पोजीशन बन जाए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी आपकी ऑपरेटिव तैयारियां, प्री ऑपरेटिव तैयारियां। अब आप एनिमा का पानी जब आपके इस डब्बे में से होते हुए धीरे धीरे करके पाइप में से होते हुए, एनिमा के कैथेटर से होते हुए, एनएस से होते हुए आंत में जा रहा है, उस समय आपको करना क्या है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिव। क्या करना है? उस समय आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जो एनिमा दे रहा है उसको ये बताना चाहिए कि पेशेंट डीप ब्रीदिंग करे। डीप ब्रीदिंग वो भी थोरेसिक डीप ब्रीदिंग होगी। हाँ, थोरेसिक डीप ब्रीदिंग होगी जिसमें फेफड़े पर पूरा का पूरा प्रेशर लगा के पूरी सांस को भरने का काम करना है ताकि पेट में वैक्यूम क्रिएट हो, ताकि पानी बहुत आसानी से आंत में चढ़ना चालू हो जाए। ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही इस प्रोसेस के बाद पानी जो डब्बे में था ये धीरे धीरे करके पानी पूरा खाली हो जाता है। जैसे ही पानी खाली होगा, एयर बबल्स जब पाइप में चलना चालू हो जाए उसी समय आपको पानी का पाइप जो है, एनिमा का पाइप जो है, कैथेटर जो है, एनएस से धीरे से बाहर निकाल लेना है। तो अब हो गया ऑपरेटिव प्रोसीजर। अब आती है बारी पोस्ट ऑपरेटिव की। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस में आपको जैसे ही एनिमा का पानी आपने लिया उसके तुरंत बाद बहुत सारे लोग दौड़ करके मोशन जाते हैं और जो पानी पानी था वो निकल के बाहर आ जाता है। तो आपको क्या करना है? कोशिश ये करना है कि जो पानी आपके एनएस से होते हुए आंत में डाला गया है, बड़ी आंत में डाला गया है,
उस पानी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, उस पानी को थोड़ी देर के लिए आंतों में रोकें, क्योंकि यही पानी जितना आंत में रुकेगा, जितना मतलब मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से भी ज्यादा अगर आप प्रयास कर सकते हैं, 10 मिनट में अगर मोशन नहीं आ रहा है प्रॉपर तो मैक्सिमम 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा पानी आप रोकेंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा, फिर वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव कि आपको पानी को रोकना है। अब अगर मान लीजिए पानी आप बैठ करके या खड़े होते हुए या चलते हुए रोक नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप कहीं भी लेट जाएं और लेट करके पैरों को दीवार के सहारे लगा करके पैर थोड़े ऊपर कर लीजिए, जिससे पानी नीचे की तरफ प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो आपको जल्दी मोशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी थोड़ी देर के लिए आंत में रुकेगा। यह हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस। अब पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस तो यह हो जाता है, लेकिन इसका फायदा क्या है, एनिमा क्यों दिया जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनिमा लेने से आंतें कमजोर हो जाती हैं, एनिमा की आदत पड़ जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एनिमा आराम से ले सकते हैं रेगुलर लंबे समय तक, उससे कोई आंतें कमजोर नहीं होती हैं। केवल यह बात जरूर है कि अगर आप लगातार गर्म पानी से एनिमा लेंगे या लगातार किसी भी गर्म चीज से एनिमा लेंगे तो फिर आंतों में हल्की कमजोरी आएगी। आंतों में जो माइक्रोबायोम है, जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंतों में रहने चाहिए, जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, अगर उन केस में आप अगर गर्म पानी से एनिमा लगातार लेते रहेंगे तो निश्चित नुकसान होगा। इसलिए एनिमा कभी भी लगातार गर्म पानी से नहीं दिया जाता। आप अगर एनिमा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 10 दिन तक अगर आप रुके हुए हैं तो 10 दिन तक आप जरूर चाहें तो गर्म पानी से एनिमा, गुनगुने पानी से एनिमा ले सकते हैं, या गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर या गुनगुने पानी में थोड़ा गौमूत्र मिलाकर एनिमा ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको एनिमा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर एनिमा आप लीजिए ठंडे पानी का, सादे पानी का। ठीक है, क्योंकि गर्म पानी लिथार्जिक होता है, आंतों को लिथार्जिसिटी देगा। ठंडा पानी टोनिक होता है, आंतों की टोन को बढ़ाएगा, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अब बारी आती है कि ये एनिमा की वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से एनिमा काम करता है। तो आप सब जानते हैं कि पानी जो पिया जाता है, पानी पीने के लिए भगवान ने मुंह बनाया है। पानी, खाना पीना जो कुछ भी है वो मुंह के माध्यम से डाला जाता है और तब वो आहार तंत्र में जाता है, तब वो आपके पाचन तंत्र में जाता है, फिर पच करके पूरे शरीर में पहुंचता है। सबको पता है, तो ये चीज हमारे ब्रेन को भी पता है। ब्रेन में जो चीजें कंट्रोल करती हैं पूरे ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को, हाइपोथैलेमस, उसको भी ये चीज पता है कि पानी मुंह से पिया जाता है, फिर वो अंदर जाता है। लेकिन पानी अगर एनस से पहुंचे तो एनस से जैसे ही पहुंचेगा, आंतें तुरंत ही स्टिमुलस भेजेंगी यहां पर। जैसे गेट पर चौकीदार है, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई ऐसे ऐसे टाइप के लोग अगर आएंगे तो आप बिना पूछे गेट खोल देना, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमको बताना जरूर, फिर हम बताएंगे खोलना है कि नहीं खोलना है। ऐसा ही मैकेनिज्म हमारी आंतों के माध्यम से करवाया जाता है। जैसे ही पानी आप आंत से होते हुए डालते हो, एनस से होते हुए आंत में डालते हो, बड़ी आंत तुरंत ही ब्रेन को रेस्पॉन्स भेजती है कि भैया ये पानी जो है ना, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ी है, अब आप बताओ हमें क्या करना है। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर, उसको प्रिंसिपल ग्लैंड बोला जाता है, वहां एनालाइज करने की चीजें हैं। फिर हाइपोथैलेमस जो है एनालाइज करता है कि हाँ भाई ये पानी तो वास्तव में ही कहीं और से आ रहा है, इस पानी का शरीर में तो कोई काम नहीं है, इस पानी को तो आप फटाफट तुरंत की तुरंत निकालो भाई, इसको तो नहीं घुसने देना अंदर। तो फिर एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रेस्पॉन्स हाइपोथैलेमस जनरेट करवाता है। और क्या रेस्पॉन्स है वो है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पानी जो है वो छोटी आंत तक तो जाता ही नहीं है, पानी जो है बड़ी आंत में भी रेक्टम और ज्यादा से ज्यादा सिग्मोइड कोलोन तक रहता है, तो वो पूरे पेट की सफाई कैसे करेगा। यहां इस सवाल का उत्तर आपको पूरा मिल जाता है कि पानी बेशक वो सिग्मोइड कोलोन से होते हुए डिसेंडिंग कोलोन के डिस्टल पार्ट तक ही जा पाया हो, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए जो ब्रेन ने रिफ्लेक्स पैदा किया है वो कौन सा है, वो है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। मतलब आमाशय से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस
कोलोन की तरफ, मतलब आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत की पहली वाली पार्ट जिसको बोलते हैं डियोडिनम, फिर दूसरी वाली पार्ट जिसको जैजुनम बोलते हैं, फिर तीसरी वाली पार्ट जिसको इलियम बोलते हैं, उसके बाद फिर इलियोसीकल जंक्शन, उसके बाद फिर असेंडिंग कोलोन, उसके बाद फिर ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम और फिर एनस। पूरे में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो जाएंगे। फिर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका ये एक्टिव हो जाएगा कि भाई ये पानी जो था ये गलत तरीके से आ गया है शरीर में, इसको तुरंत बाहर फेंको। तो आपकी पूरी की पूरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, और पूरी की पूरी जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी तभी आपके एनिमा केवल पेट की सफाई करने के लिए नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। एनिमा पेट की सफाई तो कर ही देता है, साथ में वो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है। वो आपके अगर डकार ऊपर से आ रही होती है, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर से मतलब उल्टा, ऊपर से नीचे की तरफ चले तो सीधा है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ चीजें चलना चालू हो गई तो वो उल्टी के रूप में, खाना अगर आ गया तो उल्टी, अगर गैस ऊपर से रिलीज हो गई तो उसको डकार बोलते हैं। इस प्रोसेस में भी बहुत मदद करेगा ये एनिमा आपकी। दूसरा, पाचन की क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है तो आंतों की टोन भी बढ़ती है, और आंतों की टोन जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा फायदा आपको पाचन तंत्र में मिलेगा। ठीक है, तो एनिमा आप बिल्कुल कंफर्म, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपका उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को जनरेट अगर कर रहा है एनिमा तो निश्चित ही इसकी कोई आदत नहीं बनेगी। दूसरा, ये जरूर है आपका कि अगर आप लगातार गर्म पानी से ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट कराते रहेंगे तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होने से तो फायदा हो रहा है, लेकिन गर्म पानी से दो नुकसान। एक तो गर्म पानी से आंतें शिथिल होंगी, क्योंकि गर्म पानी की तासीर जो है ना मस्कुलर डायलिटेशन की, मस्कुलर रिलैक्सेशन की है। दूसरा, गर्म पानी से अगर किसी भी चीज को, अगर ये हम जो पहने हैं इसको जब खरीदा जाए तब इसमें एक मैनुअल आता है कि नेवर वॉश दीज क्लॉथ्स, और नेवर वॉश जो रबर जो इलास्टिक क्लॉथ्स होते हैं, या जो उलन के कपड़े होते हैं, या फिर जिस कपड़े में रबर होती है उस कपड़े को नेवर वॉश दीज क्लॉथ्स विद वार्म वाटर और हॉट वाटर, ये कहा जाता है। नेवर आयरन, डायरेक्ट आयरन नहीं करनी है इस पर। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से इसकी जो टोन है, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ढीली हो जाएगी, रबर जो है ढीली ही रह जाएगी फिर। तो आंतें भी तो रबर जैसी ही हैं, आंतें भी तो इलास्टिक फाइबर से मिलकर के ही बनी है मांसपेशियां, और इलास्टिसिटी अगर उनकी लूज हो गई तो आंतें फैल के रह जाएंगी, जिसको बोला जाएगा अटोनिक कॉन्स्टिपेशन। इसलिए गर्म पानी से लगातार एनिमा, हाँ एक चीज जो विशेष है, गर्म पानी से अगर एनिमा लेने से यह नुकसान होता है तो गर्म पानी आप लगातार जो पीने के लिए बोल रहे हैं, मैं इस पर निश्चित ही बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं कि गर्म पानी जो है पीना नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन नियम में नहीं डाल सकते आप इसको। ऐसा नहीं है कि आप नियमित गर्म पानी पियो हमेशा ना, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर, इससे ज्यादा लगातार गर्म पानी पिएंगे तो निश्चित ही आपको गर्म पानी के नुकसान भुगतने पड़ेंगे। अभी विगत कुछ समय में ही ऐसी ये चर्चाएं चल रही हैं कि गर्म पानी पीने से 168 रोग सही कर लो। गर्म पानी पीने के लिए बागभट ऋषि ने बताया था, बागभट ऋषि ने गर्म पानी पीने के लिए कभी नहीं बताया था। मैं गर्म पानी पीने के लिए क्या क्या चीजें हैं, गर्म पानी पीने से क्या फायदे होते हैं अगर कम समय के लिए लिया जाए, लेकिन उसी को अगर लंबे समय तक लिया जाए तो क्या नुकसान होते हैं उसके, इसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा, उस पर आप देख करके उससे समझ लेंगे फिर। ठीक है, तो एनिमा में आपको यह समझ में आ गया कि अब आपको एनिमा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करा रहा है, तो इसलिए आपका एनिमा पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रबल्स में आराम पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एनिमा से आपके किन किन रोगों में फायदा होता है और किस किस प्रकार का एनिमा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम एनिमा में सादा पानी जो है उसमें नीम की पत्तियां मिला करके अगर हम देते हैं। नीम की पत्ती क्यों मिलाई जा रही है? नीम का एनिमा केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा कि नीम जो है वो पेट में जाके कीड़े मारेगा, नहीं, नीम पहले उन कीड़ों को मार दे जो पानी में उपस्थित हैं। पानी में कहीं अगर कोई गंदगी है, पानी अगर बहुत खराब है,
तो फिर आप नीम के पत्ते पानी में डाल के, पानी को उबाल के, उसको गुनगुना रहने पर उस पानी से एनिमा लेंगे, तो एक तो उस पानी का के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, पैथोजेनिक एक्टिविटी उस पानी में जो भी रही होगी वो खत्म हो जाएगी, वो पानी शुद्ध हो गया। अब वो पानी आपके लिए एंटीबायोटिक का काम भी करेगा, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का काम करेगा। अब एंटीबायोटिक का काम क्या करेगा, वही पानी आपने आंत में डाला है, तो आंत में अगर मान लीजिए कहीं कोई इरोजन हो रहा था, आंत में कहीं कोई सूजन आ रही थी, सूजन की वजह से आंत में थोड़े बहुत कट लग गए थे, तो वो नीम का पानी उस घाव को जाकर के, जैसे हम डेटॉल से अब धोने लग गए हैं, पहले नीम के रस से ही धोते थे, नीम की पत्तियों का रस बना करके अच्छे तरीके से उससे घाव को धो करके, और नीम की बार्क जो है उसका पाउडर बना करके पीस के उसको लगा के ऊपर से पट्टी बांध देते थे, इसी को ड्रेसिंग बोलते थे। अब क्या है, बीटाडीन से साफ करो, सोफ्रामाइसिन लगाओ, नियोस्पोरिन पाउडर डालो, उसके ऊपर से लगाओ पट्टी। तो अब दूसरे तरीके से चल रहा है। लेकिन नेचुरली अगर हम ट्रीट करना चाहें तो नीम का पानी जो है वो आपकी आंतों की जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आंतों में जो कोई इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है, या आंतों में जो वेजिटेशन है, जो पैथोजेनिक एक्टिविटी आंतों के लिए जो नुकसानदायक है, उसको भी वो नीम का पानी बाहर करने का काम करेगा, आंतों की सफाई करेगा, आंतों की धुलाई अच्छे तरीके से कर देगा, ठीक है। बाकी पेट में से मल को निकालने का काम करेगा, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स तो हर तरीके का एनिमा जनरेट करेगा ही, चाहे वो नीम का पानी हो, चाहे सादा पानी हो, चाहे वो आपका छाछ का पानी हो, मतलब एनस से कुछ भी डालोगे वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा ही, ठीक है। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स तो एक कॉमन फायदा हो गया सबके लिए। नीम के पानी का फायदा क्या है, आंतों में भरे हुए मल में जो भी कचरा था, जिसने जो आंतों में इन्फेक्शन कर रखा था, उसको भी खत्म करने का काम करेगा नीम का पानी। अब हम बात करते हैं छाछ के पानी का एनिमा। तो छाछ जो है वो सूदनिंग नेचर की होती है, चिकनाई पहुंचाने वाला काम होता है, प्लस ठंडे नेचर की होती है। तो जिनको बहुत एसिडिटी रहती है, जिनके एनस में हमेशा जलन बनी रहती है, जिनकी आंतों में हमेशा खुश्की बनी रहती है, ऐसे लोगों को छाछ के पानी का एनिमा लगाना चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे आपको 500 ml आपने छाछ ले ली, उसमें 500 ml पानी मिला लिया और उसका एनिमा आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर कब्ज थोड़ी ज्यादा है, मल एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है, या आंतों में मल चिपक ज्यादा गया है, ऐसे कंडीशन में आप नींबू के पानी को हल्का गुनगुना करके, तो गुनगुना पानी 1 लीटर और उसके साथ में आप आधा नींबू निचोड़ करके उस पानी का एनिमा आप दे सकते हैं, जिससे जो थोड़ी सी हार्ड कब्ज अगर है तो वो नींबू जो है उसको छुटा करके बाहर ले आएगा। अब हम देते हैं गौमूत्र का एनिमा। गौमूत्र का एनिमा बिल्कुल बछिया का गौमूत्र माना जाता है, गाय का गौमूत्र नहीं है। जो जिसने अभी तक बच्चे नहीं दिए हों, ऐसी बछिया, उसका गौमूत्र जो पीने के लिए गौमूत्र उपयोग में आता है, उसी गौमूत्र का एनिमा आप उस गौमूत्र का लगभग 100 ml गौमूत्र और उसमें लगभग आप 700 ml के आसपास पानी मिला देंगे। या अगर कब्ज बहुत ज्यादा है तो फिर 200 ml आपने गौमूत्र ले लिया और उसमें आपने 600 ml के आसपास पानी मिला दिया। 800 ml पानी का एनिमा आप गौमूत्र के पानी का देंगे। उससे आपकी जो ज्यादा कब्ज है, जो बिल्कुल सूखा हुआ मल रह जाता था, मल एक दिन में साफ ही नहीं हो पा रहा है, 2 दिन 3 दिन के बाद अगर कोई मोशन जा रहा है और उसके बाद भी पेट अगर साफ नहीं हो पा रहा है, तो फिर गौमूत्र का एनिमा काफी इफेक्टिव माना जाता है। अब बारी आती है शहद के एनिमा की। शहद का एनिमा जो है, आप लगभग 1 से 1.5 चम्मच शहद 1 लीटर पानी में घोल करके, शहद का पानी करके, पानी हल्का सा निमाया हो जाए, वो पानी आप एनिमा के डब्बे में भर के उस शहद वाले पानी को आप पाइप से होते हुए, कैथेटर से होते हुए, एनस से होते हुए, रेक्टम से होते हुए बड़ी आंत में डालते हैं। तो जैसे ही बड़ी आंत में वो शहद वाला पानी जाता है, शहद वाला पानी, आप ये ना समझें कि शहद का एनिमा दिया है तो शहद आंत से खिंच करके शरीर में जाएगा, आपको ऊर्जा देगा, नहीं। उस उद्देश्य से शहद का एनिमा कतई नहीं दिया जा रहा। उद्देश्य क्या है, शहद का पानी आपने डाला आंतों में। अब आंतों में जिनके कीड़े होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आंतों में से कीड़े निकल के आते हैं, और किसी किसी के छोटे छोटे निकल के आते हैं, किसी किसी के बहुत बड़े बड़े कीड़े निकल के आंतों में से आते हैं।
अब आंतों में कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? हम कीड़े को भी खाते तो है नहीं, और वो भी जिंदा कीड़े। तो जिंदा कीड़ा अगर हम मान लो खा भी लें कीड़ा, मान लो हमने आंखें बंद करके खाना खाया होगा, इस वजह से कीड़ा मान लेते हैं हमने खा लिया होगा, तो जिंदा कहाँ? अगर खाएंगे तो आमाशय में पहुंचने के बाद HCl से मिलके मर जाना चाहिए था उसको तो, लेकिन नहीं, जिंदा कीड़ा निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि कीड़ा अगर कहीं पनप रहा है, जैसे आप अमरूद ला के ले आओ, खुशबूदार अमरूद था बढ़िया, आप उसको किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां हवा नहीं मिल रही हो, ह्यूमिडिटी हो, और आप 10 दिन के बाद उस अमरूद को उठाना, उस अमरूद में कीड़े ही कीड़े हो जाएंगे। तो थे नहीं बिल्कुल, लेकिन पनप गए। कैसे? क्योंकि अमरूद सड़ा, और जहां सड़न पैदा होगी वहां अपने आप ही दुनिया भर का वेजिटेशन होगा, दुनिया भर के कीड़े पनपना चालू हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी बड़ी आंत में अगर मल सड़ता है तो सड़ते हुए मल में कीड़े पनपना चालू हो जाते हैं, और वो कीड़े जो हैं वो आंतों में भरे रहते हैं। और कहा जाता है अगर आंतों में कीड़े हैं तो चेहरे पर दाग धब्बे भी आना चालू हो जाते हैं, और बच्चे के अगर आंत में कीड़े होते हैं तो ये भी कहते हैं कि दांत कटकटाता है बच्चा रात को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब शहद का पानी आपकी आंत में डाला जा रहा है, तो वो शहद का पानी आंत में जाने के बाद जैसे ही शहद पहुंचेगा, कीड़े उस शहद को, उस पानी को पीने के लिए आ जाएंगे, उस शहद को खाने के लिए आ जाएंगे। ल्यूमन में जगह जगह छोड़ छाड़ के वहां आ जाएंगे उस पानी में, और पानी में तैरेंगे, और वो पानी से शहद को खाने का काम करेंगे इस तरीके से। और वो अनभिज्ञ होंगे इस चीज से कि ये पानी तो अभी आया ही है, अभी ये पिताजी जो है ना हाइपोथैलेमस, ये एक रिफ्लेक्स जनरेट करने वाले हैं जिसको बोला जाता है क्या? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आएगा, वो पानी में आ गए, मौज हो रही है, तैर रहे थे पानी में, और धक्के से सब पूरा का पूरा पानी निकल के अभी बाहर आना है मल के साथ, सड़े हुए मल के साथ, पूरा गंदा मल, पूरा वो पानी जो पहुंचाया गया था, शहद पूरा जो पहुंचाया गया था, और उस शहद को खाने के लिए जो कीड़े आ गए थे ल्यूमन में, वो सब के सब निकल के बाहर आ जाएंगे। तो शहद के पानी का एनिमा जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको दिया जाता है। बच्चों को लिक्विड एल्बेंडाजोल, जो एलोपैथी में केमिकल फॉर्मेट में एक मेडिसिन आती है, वो देते हैं, उससे बच्चों के पेट के कीड़े निकलना चालू हो जाते हैं। अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का है, अगर आप एल्बेंडाजोल नहीं देना चाह रहे हैं तो आप उसको शहद के पानी का एनिमा दीजिए, निश्चित ही कीड़े निकल के बाहर आएंगे। अब एक एनिमा होता है ऑयल का एनिमा, जिसमें कैस्टर ऑयल दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? जब रेक्टम और एनस के आसपास सूजन आ जाती है, बहुत बर्निंग सेंसेशन आना चालू हो जाता है, एनस जो आपका है वो धीरे धीरे करके रूखा होना चालू हो जाता है, खुश्की रहना चालू हो जाती है, या फिर मल पास करने में हार्ड जो मल है वो निकलता है तो फिसर्स हो जा रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग हो जा रही है। ऐसे केस में आप पहले कैस्टर ऑयल लगभग 30 ml के आसपास आंतों में चढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर आप अगर एनिमा देते हैं तो निश्चित ही वो कैस्टर ऑयल से आंतों में चिकनाई आ जाएगी, और फिर आप एनिमा का पानी या जो भी आप एनिमा दे रहे हैं वो पहुंचेगा, तो उस चिकनाई के माध्यम से मल आंतों से निकल करके इजीली बाहर आ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इतने प्रकार के एनिमा हैं। आप इन एनिमाओं से अपने जो भी पाचन तंत्र के रोग हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं बता दूं, कहा जाता है पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा तो हर रोग दफा, मतलब पेट आपने अगर साफ कर दिया तो सारे के सारे रोगों में ही फायदा होगा इसका। और अगर पेट साफ करना है तो ये एनिमा एक ऐसा नेचुरल सा प्रोसेस है, इसको नेचुरल प्रोसेस नहीं बोला जाएगा, ये नेचुरल सा ही प्रोसेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और कहा जाता है कि वंस इन अ वीक अगर एनिमा लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने एनिमा लिया है कोशिश करें उस दिन आपका खाना बिल्कुल लाइट रखें, और अगर आपने एनिमा लिया है तो उस दिन आप गाय का घी जो है, देसी गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच आप गुनगुने पानी में घोल करके जरूर पी लीजिए, ताकि वो लुब्रिकेशन करा देगा, स्नेहन करा देगा। और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो सकता है गर्म पानी के एनिमा से। गर्म पानी का एनिमा लंबे समय तक वैसे भी नहीं लेना है, तो फिर आपको प्रो प्रीबायोटिक्स जरूर लेने चाहिए। अगर आप चाहें, अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता है तो आप दही ले लें, आप छाछ का उपयोग कर लें, मक्खन ले लें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो प्रो प्रीबायोटिक्स जो है वो आप किसी भी सर्जिकल या मेडिकल शॉप पे जाकर के, आजकल सैसेज के फॉर्म में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स मिल जा रहे हैं, तो आप 3 दिन तक वो प्री प्रोबायोटिक का यूज कर सकते हैं नाश्ते के साथ में।
ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनिमा किन किन रोगों में सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो अगर आपको फिसर हो रहा है तो आप सबसे पहले, फिसर के केस में एनिमा, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, फिसर है सर एनिमा लगाएंगे कहीं बढ़ नहीं जाए, घाव नहीं बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिसर हो क्यों रहा है, क्योंकि मल अंदर जमा हो रहा है, हार्ड मल निकल करके बाहर आ रहा है, एनएस पूरा डायलेट हो रहा है, जितना डायलेट नहीं हो सकता वो उसको उतना डायलेट होना पड़ रहा है। तो निश्चित ही जो, जैसे एक 3 फीट के गेट में से आप 3 फीट 1 इंच की कोई भी चीज निकालने की कोशिश करोगे तो गेट की जो दीवारें हैं इधर उधर की वो घिसेंगी, उनमें से पुट्टी या प्लास्टर खिरेगा, तभी तो चीज निकल के बाहर जाएगी। ऐसा ही हमारे एनएस और हमारे सूखे मल के रगड़ते हुए बाहर आने की वजह से होता है। एनएस पर दरारें पड़ जाती हैं, फिसर्स हो जाते हैं, या जो पाइल्स अगर किसी को हैं तो फिर ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तो ऐसे हर केस में एनिमा बहुत फायदेमंद रहेगा। जिनको जीर्ण कब्ज रहती है, पुराने समय से जिनको कब्ज है, उनके लिए भी एनिमा बहुत फायदा करता है। जिनको अपच की समस्या रहती है, जिनका खाना शरीर में लगता नहीं है, ऐसे हर व्यक्ति के लिए एनिमा बहुत उपयोगी है। वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार घर पर ही एनिमा लेना बहुत उचित माना जाता है। आप आराम से एनिमा ले सकते हैं सप्ताह में एक बार। और अगर आप मान लीजिए सप्ताह में एक बार नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे भी करके महीने में 2 बार एनिमा तो आप ले ही लीजिए। अगर आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे योगी हुआ करते थे, वो जब जल बस्ती लेते थे तो योगी थोड़े कोई उल्टा सीधा समोसे चाट कचौड़ियां खाते थे, या फिर उनको थोड़ी कोई बहुत तनाव रहता था जिसकी वजह से स्ट्रेस इंड्यूस्ड एसिडिटी हो रही थी और पेट साफ नहीं हो रहा था, नहीं। लेकिन फिर भी वो क्यों ले रहे थे? क्योंकि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो अभी बिल्कुल ठीक हैं, जो लोग ये कहते हैं हम तो ठीक है, हमें एनिमा की क्या जरूरत है, तो जो लोग अभी बिल्कुल ठीक हैं वो भविष्य में भी बीमार नहीं पड़े, उसके लिए एनिमा ले लें। अगर सप्ताह में एक बार नहीं हो पा रहा है तो 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार का एनिमा का रूटीन जरूर रखा जाए। और अगर पॉसिबल हो तो एनिमा जिस दिन आपका प्लान है, जैसे मान लीजिए आपको 15 तारीख को एनिमा लेना है सवेरे सवेरे, तो आप 14 तारीख को कोशिश करके शाम को केवल सब्जी या पपीता खा लीजिए। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा उससे, आपके सारे के सारे रोगों को दूर करने में ये विधि जो है बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने जो भी चीज समझ में नहीं आई है, जो भी आपकी क्वेरी है उसको लिखेंगे, तो उन क्वेरीज को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके, समझा करके आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।